2026 में एक ये टर्म आप बहुत सुन रहे होंगे अल नीनो कि ये जो है आने वाला है और इसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव होंगे। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि आखिर ये अल नीनो क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसका एक एनिमेशन देखेंगे और इसके इम्पैक्ट वगैरह क्या होंगे, क्यों पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा चिंतित है इस अल नीनो से। और जापान की जो वेदर एजेंसी है वो पहली एजेंसी बनी है जिसने इस बात को कंफर्म किया है कि अल नीनो जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अल नीनो की, तो ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय से। और ये एक नेचुरली अकरिंग जो क्लाइमेट फिनोमेनन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसको जाकर के बनाता है किसी वजह से, मतलब कोई ह्यूमन मेड वजह से ऐसा बनता है, ये बनता ही रहता है। इसका एक दूसरा मतलब एक दूसरा पार्ट जो होता है उसको ला लीना कहते हैं। तो ये अल नीनो और ला नीना आपस में ऐसे बनते रहते हैं। तो अल नीनो क्या होता है कि एब नॉर्मल वार्मिंग होता है सी सरफेस टेम्परेचर का, जो समुद्र की सतह का टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए। कहाँ पे? सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है वहाँ पर। तो इस वजह से जो अल नीनो है वो आपका अकर होता है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इट इज़ द वार्म फेज ऑफ द ब्रॉडर अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। तो इसको शॉर्ट में ईएनएसओ भी कहा जाता है। तो अगर हम समझें कि आखिर नॉर्मल कंडीशन क्या होती है और अल नीनो की कंडीशन क्या होती है, तो आपको समझ देखिए नॉर्मल फेज जब होता है तो क्या होता है कि ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो साउथ अमेरिका वाला ऐसा यहाँ पे साइड है और जो नॉर्थ अमेरिका का साइड है ऐसे होगा, ये पैसिफिक ओशियन का साइड है। तो नॉर्मल जो समय होता है तो वहाँ पर जो विंड्स होती हैं जिनको जो है हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, तो वो अमेरिका से इस तरफ बहती हैं, एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऐसे बहती हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह ये बहती हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पे वार्म होता है, सी सरफेस ये वार्म हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है इस तरफ। और यहाँ पर जब ये ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वार्म सरफेस, तो इसकी जगह लेने के लिए नीचे का जो कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच जो वाटर है वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है ये ठंडा होता है और ये वार्म जो वाटर है वो इस तरफ ये जाता है। अब अगर अल नीनो फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब ये ट्रेड विंड्स जो ईस्टर्ली होती हैं, ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएँ, वीक पड़ जाएँ, मतलब इतनी तेज़ ना हो कि ये जो सरफेस है ये मूव हो सके दूसरी तरफ, या फिर कई बार ऐसा होता है ये रिवर्स हो जाए ट्रेड विंड्स, मतलब ये उल्टी चलने लगें। ये आपकी इस तरफ चलने लगेंगी, विपरीत दिशा में, अमेरिका, साउथ अमेरिका की तरफ। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो पानी गर्म हुआ है वो इस तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा एशिया की तरफ, बल्कि ये दूसरी तरफ, मतलब जो साउथ अमेरिका के कोस्ट वगैरह हैं, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, वहाँ पर ये जो है जाएगा और वहाँ से ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि ऊपर जो सरफेस वाला वाटर है वो वार्म ही रहेगा और नीचे से जो कह सकते हैं कोल्ड या न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो ऊपर नहीं आ पाता है। और इसकी वजह से ही ये कह सकते हैं यही आपका अल नीनो का फॉर्मेशन होता है। इसे आप एक एनिमेशन के थ्रू अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से अगर यहाँ पे विंड जाती है तो ये आपका वार्म जो वाटर होता है वो इधर रहता है ओशियन का। लेकिन अगर ये उल्टी हो जाए तो ये जो पूरा वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है या यहाँ पे वाटर है, ये आपका साउथ अमेरिका साइड पे ये आपका रहता है। तो ये अल नीनो का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो अब चलिए ये समझते हैं कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में आखिर है क्यों? तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो इसकी यही है कि जो फ़ॉरकास्ट हैं, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि 80 टू 98% प्रोबेबिलिटी बनी है कि अल नीनो ये बनेगा। और ये कब बनेगा? जून-अगस्त 2026 से, और ये जो है 2027 तक जाएगा। मतलब जब तक यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है वो नहीं हो जाता है, पानी ठंडा ना हो जाए, तो ये तो आपका अल नीनो की कंडीशन रहेगी। और ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे सब सरफेस वाटर टेम्परेचर है, वो अबव नॉर्मल से 6 डिग्री जो है ज़्यादा वो गर्म हो चुका है। और जिसकी वजह से ये उम्मीद करी जा रही है कि अल नीनो ये होगा। और अल नीनो ही नहीं बल्कि सुपर अल नीनो के यहाँ पे चांसेस जो है बनते हुए दिख रहे हैं। सुपर अल नीनो का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो एरिया है, या कह सकते हैं बहुत डिवास्टेटिंग जो अल नीनो है वो बनेगा। अगर हम बात करें 1997 से 98 के बीच में ऐसा एक अल नीनो बना था, कह रहे हैं उसको भी सरपास करेगा। 2015-16 का जो अल नीनो था उसको भी 2026 वाला सरपास करेगा। और कुछ जगह पे या कुछ जो ऐसे फ़ॉरकास्ट में तो ये कह रहे हैं कि 1877 के आस-पास अल नीनो जो बना था, जो काफ़ी ज़्यादा भयंकर था, तो उसके आस-पास का या उसको भी सरपास करने वाला अल नीनो ये हो सकता है। ये सारे फ़ॉरकास्ट ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सबको पता है कि यही होगा, क्योंकि वेदर को लेकर ही केवल फ़ॉरकास्ट किया जा सकता है। एक्चुअल में चीज़ें जो है वो बदल भी सकती हैं। तो इस तरह के यहाँ पे वरीज़ दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ऐसे चिंतित है, क्योंकि 1877 वाले की बात करें, 97, 98 वाले की बात करें तो काफ़ी डेवास्टेटिंग ये थे। क्योंकि अल नीनो के जो इम्पैक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं
और वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहते बल्कि वो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। अब अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया जो इतने वरीड हैं उनके पीछे के यहाँ पे रीजंस आखिर क्या-क्या हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओशियन हीट है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो जो है काफ़ी ऊपर जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में जो है वो आपको गर्मी देखने को मिलेगी। और जब एक्सट्रीम वेदर जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो वहाँ पर 2 तरह की कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। कहीं पे सूखा पड़ेगा और कहीं पर बाढ़ आएगी, है ना? अब ये डिपेंड करता है, जैसे अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो ये बता रहा है कि जो यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर या फिर इस तरफ की जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे आपका ड्राई और हॉटर जो वेदर है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे ड्रॉट जो है या कह सकते हैं सूखा पड़ने की संभावनाएँ यहाँ पे बढ़ जाती हैं। वहीं पर अगर बात करें जैसे ये आपका हॉर्न और अफ्रीका है या फिर हम बात करें यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका वाला साइड है, तो यहाँ पर फ्लड्स आते हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएँ वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब ये वार्म होता है तो उसकी वजह से जब पानी ऊपर जाएगा तो इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जो यूरोप वाला पार्ट है अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ की जो विंटर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा माइल्डर हो जाती हैं। और इस बार भी हमने देखा है कि जैसे लंदन वगैरह या पूरा यूके वगैरह में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब वहाँ पे तो लोग एसी या किसी तरह के फ़ैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब इस बार जो टेम्परेचर राइज़ हुआ है 30 डिग्री तक पहुँच गया है या कई जगह पे उससे थोड़ा ज़्यादा भी हुआ है, तो उसकी वजह से लोगों को अब उसकी तरफ भी सोचना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एल नीनो कोई एक देश को प्रभावित नहीं करेगा, कहीं पे सूखा ला देगा तो वहाँ एकदम सूखा ही पड़ जाएगा, फसलें खराब हो जाएँगी, तो कहीं पे बाढ़ ला देगा जिसकी वजह से भी सेम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके साथ-साथ क्या है कि जो साइक्लोन पैटर्न्स हैं, वो भी यहाँ पे अल्टर्ड हो जाएँगे। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हरिकेन्स हैं, वो कम हो जाएँगे। मतलब जो इस तरफ अमेरिका वगैरह साइड में आते हैं, हरिकेन्स वगैरह कम हो जाएँगे और जो टाइफून्स हैं और यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जो कि आप देखते हैं इस तरफ से आते हैं, इंडिया से भी टकराते हैं, वो सब जो टाइफून्स हैं, साइक्लोन्स हैं, तो उनकी जो है संख्या बढ़ जाएगी। मतलब ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि इस तरह के जो भी टाइफून, साइक्लोन्स ये सब होते हैं, इसकी वजह से आम जनता या फिर आम जनजीवन कितना ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा मरीन जो इकोसिस्टम है वो भी कोलैप्स होता है एल नीनो की वजह से। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर या न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, जिसकी वजह से जो फिशेज़ होती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती है ना? तो यहाँ पर जब यहाँ पे ये कोल्ड या फिर कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर आएगा ही नहीं, ऊपर गर्म पानी रहेगा, तो जो यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो होगा क्या कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ज़्यादातर जो फिश वगैरह है वही खाते हैं और उनका बिज़नेस भी उसी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है शॉर्टेज देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी फूड की सप्लाई वो कम होगी। इसके अलावा जो कोस्टल इनंडेशन है वो भी देखने को मिलेगा, मतलब आपको पता होगा कि जो सी लेवल है वो बढ़ ही रहा है और सी लेवल बढ़ने के रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो सी लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद एल नीनो आ जाए या सुपर एल नीनो आ जाए, तो होता क्या है कि जो ओशियन का जो पानी होता है वो वार्मर होता है और एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे टाइड्स होते हैं या फिर यहाँ पे जो वेव्स होती हैं काफ़ी ऊँची बनती हैं और उसकी वजह से हाई टाइड जो फ्लडिंग होती है वो आने का यहाँ पे चांस रहता है, जो भी यहाँ पे कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे। तो मतलब ये है कि ये पूरा तरीके से आप ये समझिए, जहाँ पे ड्रॉट आ जा रहा है ठीक है, वहाँ पे फसलें खराब हो जाएँ, जहाँ पर फ्लड आ जाए वहाँ पे फसलें खराब हो जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि जो कोस्टल इलाके के लोग हैं उनके लिए सही है, वहाँ पर भी मछलियों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, सी लेवल काफ़ी बढ़ेगा, हाई टाइड जो फ्लडिंग होगी वो होगी। तो ऐसे समझिए कि चारों तरफ से ये आपको नुकसान पहुँचाएगा, आप कहीं भी दुनिया के पार्ट में रह रहे हों। आगे हम बात करें इंडिया के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है वो होता है जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसके ऊपर देखने को मिलता है कि उसकी वजह से ये देखा गया है, मतलब एक स्टैट है कि 60% ऐसा देखा गया है कि अल नीनो की वजह से, जिस साल अल नीनो होता है तो वहाँ पर जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो बिलो नॉर्मल हो जाती है, मतलब सामान्य से भी कम बारिश होती है या फिर कई बार सूखे पड़ने की संभावनाएं होती हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून को भी ये क्या करता है, वीक कर देता है और जिसकी वजह से इंडिया का 70% जो एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रभावित होता है। अब अगर ऐसा होगा तो आपको पता है भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, तो उसके लिए जो फूड सिक्योरिटी है वो उपलब्ध करा पाना सबसे बड़ी चुनौती में से एक होता है। तो और जब इस तरह की कंडीशन हो कि सूखा आ जाएगा, तो जो हमारी फसलें हैं, ख़ास तौर पे जो चावल है उगाते हैं,
एप्पल्स है, सोयाबीन, कॉटन है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो फूड प्राइसेज़ हैं वो उसमें शूट अप होता है। हमारी इकॉनमी और इन्फ्लेशन जो है फिर वो बढ़ेगा। फिर आरबीआई को जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और इसके साथ-साथ जब पानी सही से नहीं बरसेगा तो वाटर सिक्योरिटी भी प्रभावित होती है। पीने के पानी की कमी से हमारा देश पहले ही जूझ रहा है और ज़्यादा ये जो है वो उसको बढ़ा देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है इस तरह की कंडीशन में। देखिए अल नीनो को ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि कब आएगा, कब नहीं आएगा या फिर उसको हम प्रभावित कर सकें। ह्यूमन अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हम उसको ह्यूमनली प्रभावित कर सकें कि फॉर्मेशन ना हो। लेकिन उसके अलावा हम इस तरह से समस्या आए उससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कुछ तैयार कर सकते हैं क्योंकि अल नीनो की वजह से कहीं पे फ्लडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी या कहीं ज़्यादा सूखा पड़ेगा। तो उसके लिए जो किसान हैं या जो आम लोग हैं उनको तैयार किया जा सकता है ताकि नुकसान कम से कम हो। जैसे टाइफून्स या साइक्लोन्स आएँगे तो उससे नुकसान कम से कम हो उसके लिए तैयार करना होगा। उसके अलावा हमें कुछ क्लाइमेट रेज़िलिएंट जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो लगानी पड़ेंगी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रॉपर रहे और हमें ऐसा ओपन इरिगेशन को छोड़ करके जो माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है उसकी तरफ फ़ोकस ज़्यादा करना होगा और इसके साथ-साथ फूड सिक्योरिटी बनी रहे, तो जो एफसीआई के जो यहाँ पे बफर स्टॉक्स हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना होगा और उनको ये देखना होगा कि वो प्रॉपर हमारे पास बने हैं ताकि अगर इस तरह की ड्रॉट की सिचुएशन हो तो हमारे पास इतना अनाज उपलब्ध रहे कि जो इस समय जब तक ये अल नीनो की कंडीशन चल रही है तब तक हम उससे जो है छुटकारा पा सकें। मतलब हमारे पास वो स्टॉक रहे कि अल नीनो की कंडीशन हमारे ऊपर हावी ना हो और फूड की कमी यहाँ पे ना हो पाए। अब यहाँ पे एक बात और आती है, थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हम ऐड कर देते हैं कि जो अल नीनो है वो ऐसा देखा जाता है कि जो इंडियन मानसून है उसको सरपास करता ही है, मतलब वो इफेक्ट डालता ही डालता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, मतलब वार्मिंग होती है जो वेस्टर्न जो इंडियन ओशियन है, तो वेस्टर्न साइड में भी ऐसी वार्मिंग होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि वो अल नीनो को के नेगेटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब इस तरफ से ओशियन वार्म होता है तो इस तरफ से अगर अल नीनो के सिचुएशंस बन रही होती हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो मॉइस्चर है और रेनफॉल है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अल नीनो की वजह से होने वाला जो ख़ास तौर पे इंडिया में जो ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है, वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ हो जाती है और मानसून हमारा सामान्य रहता है। तो ये अल नीनो का इफ़ेक्ट हमारा कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया फ़ॉरकास्ट के आधार पे, कि ऐसा हम नहीं कह सकते ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसी कंडीशंस ये बनती हैं। तो ये थी पूरी वीडियो अल नीनो को एक्सप्लेन करते हुए कि आखिर अल नीनो है क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी तो लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।